हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भार्ब। भार्ब क्या है और भार्ब का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीधा शब्दों में कहें ना तो भार्ब इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रीढ़ का हड्डी है। अगर कोई स्टूडेंट भार्ब को अगर सही से एनालिसिस नहीं पढ़ा है ना, अगर सही से भार्ब का नॉलेज उसके पास नहीं है ना, तो समझो कि उसका इंग्लिश कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो जाए और भार्ब का हमें पूरा नॉलेज हो जाए, तो मैं कहूँगा कि आप भार्ब मेरे साथ स्टडी कर लो। आपको एग्रीमेंट में, टेंस में, नरेशन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको ले चलते हैं भार्ब में। तो ये देखिए, हम भार्ब का एक ट्री बनाते हैं। भार्ब, तो भार्ब एक्चुअली में होता कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, भार्ब एक्चुअली में होता है पहला मेन भार्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी भार्ब। मेन भार्ब को अगर हम एनालिसिस करें तो मेन भार्ब में हमको पढ़ना पड़ता है 1 नंबर रेगुलर भार्ब, 2 नंबर इरेगुलर। आप देखते रहना क्या आपका छूटा हुआ है, इरेगुलर भार्ब। 3 नंबर में ट्रांजिटिव, 4 नंबर में इनट्रांजिटिव, 5 नंबर में जो है कि फाइनाइट भार्ब और 6 नंबर में नॉन फाइनाइट भार्ब। नॉन फाइनाइट भार्ब। नॉन फाइनाइट भार्ब के कितने प्रकार जो है कि कुल मिला के 3 प्रकार। एक है इन्फिनेटिव, दूसरा है जेरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक बेयर और एक फूल। जेरंड का कोई प्रकार नहीं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। सोच लो, मेन भार्ब में इतना कैटेगरी के पढ़ना है भाई। मेरे वीडियो बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं एक एक करके हर भार्ब को पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं इसका आपको बता देता हूं कि भार्ब में आपने क्या क्या मिस किया है। ऑक्सिलरी भार्ब को अगर हम देखें तो ऑक्सिलरी भार्ब को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? बी, डू और हैव। बी कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग और बीन। देख लो, सिर्फ बी भार्ब इतने हैं। डू का अगर हम तोड़ेंगे तो डू, डज, डीड और डन। हैव को तोड़ेंगे तो हैव, हैज, हैड। अगर मॉडल ऑक्सिलरी में लेकर चले आप मॉडल में, तो मॉडल में 13 है। मॉडल में कितने हैं? 13 है। शैल, शुड, will, would, may, might, can, could, need, dare, used to, OUGST, out to, must। जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 है। इतना हमें भार्ब में पढ़ना है। क्या आपने कभी इस तरह से भार्ब को स्टडी किया है? नहीं किया है तो आज मेरे साथ आप कर लो। सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? रेगुलर भार्ब के बारे में। किसके बारे में? रेगुलर भार्ब के बारे में। तो इसको हम पहले यहाँ से मिटा देते हैं ताकि एग्जाम्पल हमको लेना पड़े तो हमारा आसानी से जो है कि यहाँ पर ले पाए। चलिए,
रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि वह वर्ब जिसके अंत में ईडी या डी लगाकर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल यानी V2 या V3 में बदला जाए उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे मान लीजिए कि प्ले है, प्ले क्या है? V1 है। अगर इसको V2 बनाना है तो क्या करेंगे? इसके अंत में ईडी जोड़ देंगे। अब V3 बनाना है तो क्या करेंगे? ईडी जोड़ देंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि रेगुलर वर्ब के V2 और V3 बिल्कुल एक समान होते हैं। ये V2 भी है और V3 भी है। तो सर हम कैसे समझेंगे कि कब ये V2 है और कब ये V3 है? तो चलिए मैं आपको बता देते हैं। जब यह अकेले आएगा, सिंगल रहेगा, तो मान लीजिएगा कि ये V2 है, ठीक, और V2 ही रहता है। लेकिन जब अगर इसके पहले अगर कोई भी बी वर्ब लग के आता है, ईजेमार लग के आता है, वाज वेयर लग के आता है, हैज हैव लग के आता है ना, तो समझ जाना कि ये V3 है। बात समझ में आया? तो ये है आपका रेगुलर वर्ब। जितने भी ईडी वाले आपको वर्ब मिलेंगे जिसके लास्ट में डी और ईडी लगा रहेगा, वो सब के सब कौन वर्ब है? रेगुलर वर्ब। अब ये क्या है सर? तो देखिए इरेगुलर वर्ब है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको V3 नहीं याद रहेगा ना, तो कोनो वर्ब के पिछवाड़ा में ईडी लगाकर उसको V3 बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये देखो रेगुलर के ही लास्ट में आपको जो है क्या करना है? ईडी लगाना है। इरेगुलर के अंत में आप कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो सर इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो इरेगुलर वर्ब के मतलब होता है कि वह वर्ब जिसका V2 और V3 प्री डिटरमाइंड है, माने पहले से ही तैयार है, उसमें चाह कर भी हम कुछ जोड़कर उसके V2 या V3 यानी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में नहीं बदल सकते हैं, उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे मान लीजिए कि राइट है, राइट है V1 है, इसका V2 पहले से बना हुआ है रोट, इसका V3 क्या बना हुआ है? रिटेन। अब इसमें चाह कर भी हम राइट में ईडी लगाकर V2 नहीं बना सकते, V3 नहीं बना सकते। बात समझे ना? मान लीजिए कैच है, कैच CATCH कैच, इसका V2 क्या है? कॉट है, और इसका V3 भी क्या है? सिर्फ तो कॉट है। ये जो है कि आपको इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर। तो इरेगुलर से हम क्या समझे कि वैसा वर्ब जिसके अंत में हम चाह कर भी जो है कि कुछ जोड़कर V2 या V3 नहीं बना सकते, उसे कहते हैं हम इरेगुलर वर्ब। चलिए ये भी कंप्लीट है आपका। अब आइए आप कोना में ट्रांजिटिव वर्ब में कि सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो पहले हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक। तो वह वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और ठीक इसके उल्टा वह वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट ना हो उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सवाल ये आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको हम पढ़ते क्यों, इसको हम पढ़ते क्यों? मैं बोलूँगा कि देखो, अगर ये दोनों के बारे में नहीं जानोगे ना तो तुम्हें एक्टिव से पैसिव बनाने में बड़ा समस्या होगा। अगर तुम एक्टिव से पैसिव जानते भी हो तो थोड़ा इसको बनाकर बताओ पैसिव क्या होगा। आई एम रनिंग ऑन द रोड। अगर किसी स्टूडेंट को बोलेंगे ना कि इसको पैसिव बनाओ तो पैसिव बनाने चला जाएगा, लेकिन मेरे भाई थोड़ा देर रुक जाओ, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो सर क्यों नहीं बनेगा? तो किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाने से पहले उसका वर्ब चेक करो कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो पैसिव बनेगा, अब वर्ब अगर इंट्रांजिटिव होगा तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर है रनिंग, कौन दौड़ रहा है? आई, लेकिन क्या दौड़ रहा है तो पता नहीं, मतलब है कि वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब होने पर ही उसका पैसिव बनेगा। जैसे मान लीजिए आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल, APPLE, देखिए लाइटिंग से बाहर है ना जी। आई ईट एन एप्पल। अब यहाँ पर देखो, अब ईट जो वर्ब है यहाँ क्या है? वर्ब है। अब इससे पूछेंगे कि भैया आप किस चीज़ में हो, ट्रांजिटिव हो कि इंट्रांजिटिव हो, तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए वर्ब में आप क्या लगाकर प्रश्न कीजिएगा या किसको, क्या और किसको। अगर उत्तर वर्ब के बाद अगर मिलेगा तो समझ जाना कि वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर उत्तर बाद में नहीं मिला तो समझ जाना कि वर्ब इंट्रांजिटिव है। ईट मतलब खाता है, क्या खाता है? तो एन एप्पल। उत्तर मिला है मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका हम पैसिव बना सकते हैं, एन एप्पल इज ईटेन बाय मी।
देखिए इसका बन गया। लेकिन इससे पहले हम लिखे थे कि आई एम रनिंग ऑन द रोड, वो वर्ब इंट्रांजिटिव था। तो हमने क्या सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब में क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, उसका ऑब्जेक्ट अगर मिले तो ट्रांजिटिव और ना मिले तो इंट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसी सेंटेंस को थोड़ा हम बनाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आई ईट, है ना, ईट ऑन द टेबल। अब स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर इसमें तो ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ है भैया, तो सर द टेबल है ना, ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका है ये तो पहले डिसाइड कर लो, वर्ब का है उसे पूछो। ईट खाता है, क्या खाता है, तो टेबल खाता है, नहीं ना, ये वर्ब जो है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो सर फिर ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो देखो वो क्या होता है कि कभी कभी तुम देखोगे क्या कि जयमाला के स्टेज सब सजता है ना, तो जयमाला के स्टेज पर जो है कि गोर लगाई का बड़ा नियम जबरदस्त चलता है। वहाँ पर पूरा खानदान जो है प्रणाम करवाने चल जाएगा, जैसे लगेगा सारा एको को रात में बचेगा नहीं, सब मर जाएगा। लेकिन उसमें जो है क्या करता है कि जब बाराती आती है ना, तो दूल्हा को माला पहने रहता है, दूल्हा के बाबू को पहना दिया, दूल्हा के जो है चचा को पहना दिया। अब उसके पिताजी मालवा पहन लेना, जयमाला पर चले आते हैं, ठीक। और लड़की बगल में जो है प्रणाम करने के लिए आती है, ठीक। और जब दोनों खड़ा होकर तीनों फोटो खिंचाते हैं ना, तो कैमरा वाला क्या करता है ना कि लड़का वाला को काट के बुढ़वा के साथ खींच देता है और उसका नीचे टैग लगा देता है, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो जिसका बगल में रहेगा वो उसी का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन रहता है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेगा, ना कि वर्बल ऑब्जेक्ट। अब चलिए ये भी डाउट हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं किसमें, फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सर ये क्या होता है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ सहमत होता है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक। और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ सहमत नहीं होता उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सर एग्जांपल देंगे, जरूर देंगे एग्जांपल। देख लीजिए, मान लीजिए कि सी wants to talk you, यहां पर कितने वर्ब हैं, एक wants वर्ब है और एक talk वर्ब है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कौन फाइनाइट है कौन अनफाइनाइट है। तो पहले सब्जेक्ट का नंबर डिटरमाइन कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है बोलो तो ये सिंगुलर है। अब वर्ब यहाँ क्या है, तो ये भी सिंगुलर है। बोले सर ये क्या बोल रहे हो, वर्ब में एस लगा हुआ है। तो आज से जान जाओ कि अगर किसी नाउन में एस और एस लगाते हैं ना तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक। और उसी के उल्टा अगर किसी वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं ना तो क्या बनता है बोलो तो सिंगुलर बनता है। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, एस जो होता है सिंगुलर बनता है, यह है ना। अब यहाँ पर इसको हटा देंगे तो क्या बन गया, प्लूरल। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल है, एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे एस लगाएंगे ये भी क्या हो गया बोलो तो सिंगुलर हो गया। अब दोनों ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ सहमत है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, ये अपने सब्जेक्ट के साथ सहमत नहीं है। तो ये हुआ आपको फाइनाइट, ये हुआ आपका नॉन फाइनाइट। बात समझ में आया। अब देखिए ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों वर्ब क्लियर। अब सर नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ठीक, और ये क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ कभी भी सहमत नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये 3, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोग क्या है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, तो सर इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो हमेशा किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, अर्थात या तो सब्जेक्ट बनकर आता है और नहीं तो ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ठीक। तो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के, एक बेयर इन्फिनिटिव, एक फुल इन्फिनिटिव। तो सर एग्जाम्पल दे दीजिए, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए। तो चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ देखो गौर से, यहाँ कह रहा है
कि फुल इन्फिनिटिव पहले आते हैं बेयर में। क्या आते हैं? बेयर में। कहा जाता है कि जब V1 का प्रयोग भार्ब के स्थान पर ना करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए तो उसे कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। जैसे मान लीजिए आई सॉ राम प्ले। यहाँ देखो, यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी सब्जेक्ट है, ये वर्ब का स्थान है। ये किसका स्थान है? ऑब्जेक्ट का। इसका बाद भी आएगा तो ये भी किसका स्थान होगा? ऑब्जेक्ट का। अगर वर्ब 1 का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया गया हो तो उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्यों बेयर कहते हैं? क्योंकि टू लग जाएगा तो फुल हो जाएगा, यानी कि 2 + V1 बराबर फुल इन्फिनिटिव। अगर मान लीजिए किसी हम वर्ब के पहले V1 के पहले 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? फुल इन्फिनिटिव। ये क्या है बोलो तो? बेयर इन्फिनिटिव। कहाँ प्रयोग होता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में। हमेशा वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के रूप में बहुत रेयर केस में और ना के बराबर आता है, ठीक। अब आते हैं आपको किसमें? फुल इन्फिनिटिव में। फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 बराबर फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव माने फुल इन्फिनिटिव है। इसका प्रयोग तो एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। हमेशा याद रखिएगा, या तो ये प्रथम स्थान पर आएगा, नहीं तो तीसरा स्थान पर, एज ए सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट। तो सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। दे देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना देख लो यहाँ पर, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर टहलना जो आएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? टू, और टहलना का क्या हो जाएगा? वॉक। अब ये बन गया सब्जेक्ट मेरा, ये मेरा नाउन बन गया। और उसके बाद लाभदायक है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? इज, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो है कि लाभदायक के लेना है, ठीक है ना। तो टू वॉक इज हेल्दी लिखिए, बेनिफिशियल लिखिए, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। तो जब भी हमारी ऑब्जेक्ट के रूप में बता देते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं अपने कार को बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है और तीसरे स्थान पर आया तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। एक और चीज़ याद रखना कि 2 के बाद आने वाला वर्ब हमेशा 1 में रहता है, कभी भी जो है कि वो 2 और 3 में नहीं जाएगा। बात समझ में आया? तो ये रहा आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग। कहाँ प्रयोग होता है? एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के, बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। अब आते हैं आपको जेरंड में। किसमें? जेरंड में। कहा जाता है कि जेरंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है V4 जैसा दिखता है। जैसे V1 प्लस ING बराबर क्या हुआ? जेरंड। तो सर आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर ये गोइंग जेरंड है? तो नहीं, ये जेरंड नहीं है, क्योंकि जेरंड वह शब्द है जो किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनकर आएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेरंड नाउन की तरह कार्य करता है और नाउन का फंक्शन क्या है? या तो सब्जेक्ट बनेगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए जब भी अगर V4 का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? जेरंड है। जैसे मान लीजिए कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो मैंने पहले लिखवाया था उसी को। तो यहाँ पर टू वॉक न लिखकर आप चाहते हैं कि सर हम वॉकिंग लिखें। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी सही है, या टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी सही है। यानी कि ये दोनों के दोनों इन्फिनिटिव और जेरंड नाउन की तरह ही कार्य करता है, या तो सब्जेक्ट है के रूप में नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में। मुझे टहलना पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? टहलना। तो देखिए क्या से पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट निकाल के दे रहा है। तो आई
डोंट लाइक वॉकिंग। देख लीजिए यहाँ वॉकिंग 1 नंबर पर, यहाँ पर लाइक आया 2 नंबर पर, वर्ब के रूप में, एक किसके रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या बोलो तो जेरंड। लेकिन जेरंड हमेशा V4 के रूप में ही रहेगा, लेकिन या तो वाक्य के शुरू में आएगा नहीं तो वाक्य के लास्ट में आएगा। ठीक, अब आते हैं किस पर, पार्टिसिपल पर। ये सबसे खतरनाक आइटम है मेरे भाई, पार्टिसिपल सबसे खतरनाक। कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट को ना पार्टिसिपल पूरा समझ में आ गया, जिस स्टूडेंट को पार्टिसिपल पूरा समझ में आ गया ना, तो समझ लो कि 50% इंग्लिश स्पीकर वो बन गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक भागते हुए कुत्ता को देखा, तो देखा तो लगा हुआ है, इसके अंत में या ई भी लगा हुआ है। सिंपल पास्ट और बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। ठीक, लेकिन भागते हुए क्या बनाएंगे, तो चलो इसी में पार्टिसिपल और पढ़ते हैं। पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। याद रखना, जेरंड और इन्फिनिटिव नाउन की तरह कार्य करता है, लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों का प्रयोग करके हम आपको बताते हैं इसका यूजेज। यहां देखिए, पार्टिसिपल है प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा V1 प्लस ING, इसका बनावट क्या है, ING, यानी गोइंग या रनिंग, है ना, या वॉकिंग या ड्रिंकिंग, ये सब क्या है, ये बिल्कुल ये पार्टिसिपल है। तो सर जेरंड के भी तो बताए थे आप कि जेरंड भी ING लेता है, तो हम कैसे जानेंगे। तो नाउन के पहले अगर लग कर आएगा तो समझ जाना कि पार्टिसिपल है, अगर अकेले आएगा तो समझ जाना कि ये जेरंड है। जैसे मान लो कि मैंने एक चोर को भागते हुए देखा। ठीक है, तो यहां पर या ही लगा हुआ है, तो रूल कर रहा है सब्जेक्ट लीजिए, V2 लीजिए और ऑब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको बना रहा हूं, तो सब्जेक्ट मैंने यानी आई, वर्ब कौन है, देखा, तो क्या होगा, सॉ, और क्या देखा, एक चोर को भागते हुए देखा। ठीक, तो आई सॉ अ थीप रनिंग अवे। अब पूछेगा कि सर ये क्या है, तो भैया यहां पर गौर से देख लो, तो ये जेरंड नहीं, ये पार्टिसिपल नहीं है, ये जेरंड ये काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक चोर के बाद आप लगाए हैं भागते हुए, इसका मतलब ये यहां पार्टिसिपल ये काम नहीं कर रहा है। उसी में मैं लिख देता हूं, मैं एक भागते हुए चोर को देखा। तब यहां पर देखो चोर के पहले क्या लगा हुआ है, भागते हुए, तो आई सॉ अ रनिंग थी। देख लो, अब यहां पर देखो रनिंग लगा हुआ है, लेकिन किसके पहले लगा हुआ है, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले लगेगा तो पार्टिसिपल, और अकेले लगेगा तो क्या होगा, जो है कि आपको जेरंड। बाकी पास्ट पार्टिसिपल जान में करते हो, V3 को कहते हैं। ठीक, अब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए।